बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट की और फिर उसका डिफ़ॉल्ट के बाद रिवाइवल किस तरह से हो सकता है। तो पहले पार्ट में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका बताया। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हम फैक्टर लीडिंग टू डिफ़ॉल्ट के कौन से फैक्टर्स थे जो डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके गए श्रीलंका को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके जहन में होगा पहली वीडियो का, तो इसको आप अच्छी तरह और समझ सकेंगे। डिपेंडेंस ऑन द मार्केट बेस फॉरेन बोरोइंग पे इनकी डिपेंडेंस थी, एक तो ये फैक्टर था। अनटिल 2007 श्रीलंका रिलाइड सोली ऑन द बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल लोन फॉर द पब्लिक डेट। सिर्फ पब्लिक डेट ले रहे थे, बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल लोन्स ले रहे थे। इन 2007 शिफ्टेड टूवर्ड द मार्केट बेस्ड फॉरेन बोरोइंग थ्रू आईएसबीज। अब जब आईएसबीज के ज़रिए इन्होंने फ़ॉरेन जब बोरोइंग की तो फ़ॉरेन बोरोइंग जो है ये भी प्रॉब्लम एक बनी। दिस सर्ज इन द कमर्शियल बोरोइंग एग्रीगेट दैट नीड टू अ फॉरेन करेंसी टू सर्व इंटरेस्ट। तो अब जो क्योंकि जब लोकल जो पब्लिक डेट था, पब्लिक डेट में तो इनको जो है कि वो अपनी ही करेंसी में पे आउट करना था, लेकिन जब अब इन्होंने आईएसबीज की जो फॉरेन बोरोइंग की, इससे ये है कि अब इनको इंटरेस्ट जो देना था वो फॉरेन करेंसी में ज़ाहिर देना था, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी इकट्ठी करके तो उस पर देना पड़ना था। तो ये जो ग्रोइंग प्रेशर टू द अक्वायर अ सब्सटेंशियल फॉरेन करेंसी फॉर सर्विंग द इंटरेस्ट, तो अब इन पे प्रेशर था फॉरेन करेंसी इकट्ठा करने का जिससे वो डेट दे सके, तो ये भी एक काज थी। तो जिसके लिए ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट ऑफ श्रीलंका आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल पब्लिक डेट। तो जब तक तो पब्लिक डेट में थे तो उस वक्त तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी 2007 तक। ये देखें जब 2007 के बाद ये जब फॉरेन आईएसपीज के जो लिए तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल शिफ्ट ऑन एक्सटर्नल डेट हुए, तो इसमें प्रॉब्लम इनकी आई। तो अब इम्पैक्ट ऑफ आईएसबीज ऑन द डेट प्रोफाइल्स पे क्या हुआ बिटवीन 2010 टू 2021। श्रीलंकाज आईएसबीज शेयर इन एक्सटर्नल डेट ग्रो फ्रॉम 12% टू 36%। अब देखें कि उसका जो शेयर था टोटल डेट का वो पहले 12% से 36% तक चला गया, बड़ा मेजर हो गया। 70% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट इन 2021। अब जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी ये तो है टोटल डेट, अब इस डेट को की इंटरेस्ट पे करने के लिए 70% ये पे करनी पड़ रही है, ये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है जो 2021 में पे किया। तो अंडरस्कोर्स द रिस्क ऑफ हाई इंटरेस्ट बोरोइंग, तो ये भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से हाई इंटरेस्ट बोरोइंग। तो ये क्रेडिट ड्राउन ग्रेड ऑफ श्रीलंकाज एंड इंक्रीज इन आईएसबीज यील्ड, ये यील्ड का दिया गया है। मैच्योरिटी क्या थी, ये 1 to 8 ईयर इनके पास थे और उनमें जैसे जैसे ये पेमेंट करनी थी और हर डेट वाइज इसकी यील्ड ये दी हुई है कि कितना इनको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था, कि जो ये पिछली स्लाइड में कि लोन उनका कम है और उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि फ़ॉरेन लोन था, तो ये इसकी मैंने यील्ड भी बता दी। अब लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे हो गए कि बाई 2022 एक्सपोर्टर्स हैड प्लॉमिनेटेड एंड टूरिज्म अर्निंग ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। अब एक्सपोर्ट जो थी इनकी कमी हुई, एक्सपोर्ट में कम होना शुरू हुई और टूरिज्म जो थी वो भी पेंडेमिक के बाद थोड़ी डाउन स्ट्रीम में चली गई, कम हो गई सिग्निफिकेंटली। तो इसलिए अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कम होने शुरू हो गए। ड्यू टू राइज इन आईएसबी यील्ड श्रीलंका कुड नॉट रिप्लेनिश रिजर्व्स। तो अब यील्ड की वजह से उनको इंटरेस्ट क्योंकि ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो डॉलर से पहले ही इकट्ठे करने पड़ रहे थे, अब डॉलर पे करने पड़ रहे थे इंटरेस्ट के मद में, तो फिर ज़ाहिर है उनके रिजर्व्स कहाँ से आते, तो रिजर्व्स कम होना शुरू हो गए। लार्ज ट्रेड डेफिसिट, अब ट्रेड में भी डेफिसिट हो गया क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, टूरिज्म भी कम हो गया है, तो इंपोर्ट बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट कम हो गई हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो था शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट रेशो in 2021 alarming how the 37% singly and imminent लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, 37% तक हो गई फॉरेन एक्सचेंज के डेट टू रेशो। बाई 2022 रेशो प्लम्टेड फर्दर 25% एंड कोइंसाइडिंग विद द डेट डिफ़ॉल्ट ईयर। तो ये जो डेट डिफ़ॉल्ट ईयर था इसमें 25% है। अब इनएबिलिटी टू
ट्रांजिशंस टूवर्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपोर्ट इकोनॉमी। अब बेसिकली तो ये मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी जिससे एक्सपोर्ट हो रही थी इनकी और रिजर्व्स आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग बेस थी। लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग की जो वैल्यू एडिशन थी वो कम हो गई और मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई। तो श्रीलंका फेल टू एम्ब्रेस अ डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजिकल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो जब मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे थे उसमें वैल्यू एडिड की तरफ नहीं आए। जो कल जैसे मैं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी आईएमएफ पे बात कर रहा था कि हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं जी, हम आलू एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, टेक्सटाइल गुड्स कर देते हैं, तो हम वैल्यू ऐड करके नहीं देते। हम चावल की 100 गाड़ी बेचते हैं, बाहर भेज देते हैं और एक लैंड क्रूजर खरीद लेते हैं। अगर हम यही चीज़ अपनी प्रोड्यूस करें, अपनी वैल्यू एडिशन बनाएं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सेट हो जाएगा। इसी तरह ये श्रीलंका के साथ हुआ। क्या हुआ कि उनका जो मेन मैन्युफैक्चर्ड बेस जो बेसिक इंडस्ट्री थी उसी पे डिपेंड करते रहे, उसको वैल्यू ऐड नहीं किया, उसमें हाई टेक्नोलॉजी नहीं लाए, अच्छी चीज़ें नहीं बनाई उन्होंने, तो इस वजह से हो गया। लेड टू द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट आ रहा है। उस वजह से फिर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसको मुकाबला ना कर सकी, इंपोर्ट्स का जो हाई इंपोर्ट आ रही थी। तो लीविंग श्रीलंका रिलियंट ऑन टूरिज्म, रेमिटेंस एंड फॉरेन बाइंग बोरिंग जो थी, अब इस पे उनको फिर करना पड़ा डिपेंड। द कंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड एंड एक्सपोर्ट एंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी पीरियड एवरेज 95 टू 2021, ये सोर्सेज हैं जिससे मैंने बताया। अब एक और बड़ी उधर प्रॉब्लम क्या हुई कि अब जो इंट्रोडक्शन टू टैक्स कट, टैक्स में उन्होंने कट लगा दिया, टैक्स को काट दिया। वो कैसे? अनाउंसिंग स्वीपिंग टैक्स कट रिड्यूसिंग वैट फ्रॉम 15% टू 8%। अब जो सेल्स टैक्स था या वैल्यू एडेड टैक्स था उसको 15% से 8% लगा दिया। इट्स मीन ये कि आपने टोटल वैल्यूज़ का था 50% उसको ऑलमोस्ट कर दिया। तो इससे ज़ाहिर है रेवेन्यू में डिक्लाइन आई। फिर कारपोरेट इनकम टैक्स तो जाता 28% से उसको भी 24% कर दिया, उसमें भी 4% से कमी आई। तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन थी वो कम हो गई। द टैक्स कट लीड्स नियरली 1/3 ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू बीइंग डिप्लेटेड इन 2020 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब जो बाकी रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं, एक साल से अगले साल में रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, जैसे इन्फ्लेशन और ये फैक्टर्स कर रहे होते हैं, महंगाई हो रही होती है, तो उस पर रेवेन्यू हमेशा बढ़ रहा होता है। लेकिन ये क्या हुआ कि 1/3 कम हो गया पिछले साल के रेवेन्यू से। एक्सपेंशली हाई बोर्ड डेफिसिट ऑफ 11.6% ऑफ द जीडीपी जो है, बजट डेफिसिट आ गया जा रहा है, इसमें बजट डेफिसिट आया और कवर्ड बाय द प्रिंटिंग मनी। तो उसको फिर किस से कवर किया गया? प्रिंटिंग मनी प्रिंट करके, तो वो जो डेफिसिट था उसको पूरा किया गया। तो इस तरह से ये भी रीज़न बड़ी के डिफ़ॉल्ट्स की। अब जो कोविड-19 था एंड पॉलिसी रिस्पांस ऑफ द गवर्नमेंट क्या था? इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म। ज़ाहिर है कोविड की वजह से सरहदें बंद हो गई, बाहर निकलना बंद हो गया, तो मेन टूरिज्म से जो इनको इनकम आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। IMF रिफ्यूज़ल टू लैंड मनी इन मार्च 2020 में IMF को इन्होंने रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से उनको नहीं पैसे मिले, तो ये भी एक काज थी। द गवर्नमेंट क्राइसिस रिस्पांस इन्वॉल्व्ड, इसमें क्या हुआ? ए हैप्पैज़र्ड ब्लेंडेड ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल, हैप्पैज़र्डली उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया इंपोर्ट को। अब इसमें ये देखें कि जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन रही होती हैं तो बंदा सोच के काम करता है। अब इन्होंने हैप्पैज़र्डली किया तो बहुत सी ज़रूरी चीज़ें थी जो इंपोर्ट होनी, वो भी बंद कर दी। और ज़रूरी चीज़ों में क्या था? जैसे कि वो इसमें आएगा खाद वगैरह थी, जिसकी वजह से फसलें सही नहीं हो सकी और एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, ये मैं आगे बताता हूँ। तो इसे हैप्पैज़र्डली जब इंपोर्ट बंद करेंगे तो कुछ बहुत सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो आगे एक्सपोर्ट के लिए काम होनी है, काम आनी है और उससे अच्छा रेवेन्यू आना है, वो बंद कर दी होंगी। मैनिपुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को भी मैनिपुलेट किया गया इसमें। इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, तो पाबंदियाँ लग गई फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस जो थी उस पर भी पाबंदियाँ लग गई। जैसे पाकिस्तान में डॉलर्स को वो कर देती हैं ब्लॉक, इस तरह हो गया। बैन ऑन द
सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स विच लेड टू क्रॉप फेलियर इन 2021। अब ये हैप्पैजार्ड जब पाबंदियां लगाई तो इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो थी उस पर भी पाबंदी लग गई। अब पाबंदी लगने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो क्रॉप थी वो अच्छी नहीं हुई। अब क्रॉप अच्छी नहीं हुई तो वो उनका एक्सपोर्ट का जो ज़र मुबादला आना था वो भी बंद हो गया। इम्पोर्टिंग ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स पार्टिकुलरली राइस एग्रीगेट्स टू BOP। तो अब जब फसलें अच्छी नहीं हुई तो उसके लिए अब खुराक तो बाहर से लेनी थी। अब जब बाहर से खुराक ली, खुराक की वजह से फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ गई। तो अगर पहले सोच के पाबंदी लगाई जाती इस चीज़ पे कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पे नहीं पाबंदी लगानी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, हैप्पैजार्डली नहीं होनी चाहिए। जो मैं कल बार बार हाथ जोड़ के बात कर रहा था कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को काइंडली इस पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। तो वो हैप्पैजार्ड जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो फिर इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और इसी तरह फिर वो डिफ़ॉल्ट्स में कंट्रीज़ जाते हैं। अब इम्पोजिशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट जब इम्पोज किया गया, द रिस्पॉन्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉक श्रीलंका फिक्स द एक्सचेंज रेट टू बी प्रिवेंट द फ्री फॉल्स, फ्री बचने के लिए रेट फिक्स किया, लीडिंग टू द थ्रिवलिंग बैक मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट बैक हुई और यूजिंग रिजर्व्स टू डिपेंड ऑन पेग फर्दर डिप्लेटिंग द रिजर्व। तो रिजर्व्स करने के लिए उसको डिफेंड करने के लिए रिजर्व्स को यूज़ किया गया। तो $50 मिलियन बाई अर्ली अप्रैल 2022 इनसफिशेंटली फॉर इवन मंथ्स वर्थ ऑफ इंपोर्ट। तो इतने सिर्फ डॉलर थे एक महीने की इंपोर्ट के लिए। कल्मिनेशंस इन डिफ़ॉल्ट क्या हुआ कि कल्मिनेशंस क्या थी कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 राइजिंग यील्ड इन श्रीलंका, ISBs लार्ज एक्सटर्नल ISBs की जो यील्ड थी और वो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, 36% उसका डेट था और 70% उस पर वो पे कर रहे थे सरचार्ज या जी। लार्ज एक्सटर्नल डेट सर्विसेज पेमेंट, अब लार्ज जैसे कि 70% मैंने ग्राफ दिखाया था कि डेट सर्विसेज जो कि आजकल पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान भी सारा मेजर जो पैसा कल मैंने बता रहा था ना कि 81% तो हम डेट सर्विसेज पे लगा देते हैं। सर्व्ड असेस टू द इंटरनेशनल बोरिंग की तरफ गए फिर ये करने के लिए। डिले इन नेसेसरी रिफॉर्म्स एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग में डिले आया, रिफॉर्म्स ना हो सकें। ऑन April 12, 2022 श्रीलंका डिक्लेयर एंड unilateral suspension of all the external debt payments, officially deflating on external debt and admitting the depletion of foreign reserve। तो उन्होंने कह दिया जी हमारे पास कोई पेमेंट देने के लिए, लोन देने के लिए, फॉरेन के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। तो इस तरह ये रीज़न्स थी जो हमारे मुल्क से भी मिलती जुलती हैं। इसलिए खुदारा अभी भी वक्त है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं और अपनी जंग से निकलें, पर्सनल जंग से निकलें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं और मुल्क का सोचें। तो क्या हुआ, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। ये जी श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हुआ। व्हाट कुड हैव बीन डन, क्या किया जा सकता था इसमें? इसमें ये हो सकता था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फ्लोट किया जा सकता था जो कि प्रॉब्लम हुई। इंपोर्ट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र अगर इंपोर्ट कर लेते तो जो उनको खुराक के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। रोल बैक ऑफ टैक्स कट, जो टैक्स कट उन्होंने लगाया था जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया कि आप इस दौर में आके जो वैट को 15 से 8% कर रहे हैं और कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर रहे हैं, तो वो तो सिचुएशन सामने थी। तो उसको रोल बैक फ़ौरन किया जाता। रिड्यूस मार्केट बेस फॉरेन बोरिंग थ्रू ISBs के जो रिज़र्व्स थे, जो लोन्स थे लिए थे, इंटरनेशनल जो बोरिंग्स थी उनको रिड्यूस किया जाता, कम किया जाता। और प्रिंटिंग ऑफ मनी शुड हैव बीन अवॉइडेड टू मीट द बजट डेफिसिट, जो प्रिंटिंग ऑफ मनी की जिसकी वजह से महंगाई हुई, इन्फ्लेशन बढ़ी, उसको कम किया जा सकता, वो ना करते। ऑस्ट्री मेयर्स टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, सादगी अपनाई जाती। जो मैं आज भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो फजूल खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को बचाएं और सादगी अपनाएं और मुल्क का फ़ायदा करें, वो अपनाते तो ना होता। द इशू ऑफ रेमिटेंस थ्रू इनफॉर्मल चैनल विच हैव बिन टैकल्ड, पाकिस्तान में भी जैसे
रेमिटेंस जो होती है इनफॉर्मल चैनल से आती है, वो फॉर्मल चैनल से आए तो फिर पाकिस्तान की भी वो सेविंग होगी, तो ये भी प्रॉब्लम उनमें भी थी। तो पॉलिसी लेसन लर्न फ्रॉम द श्रीलंका डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी कंसर्न्स क्या थे, पॉलिसी रिवर्सल हैव ब्रेड इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी रिवर्सल जो है वो हो सकती थी, इनिशियली इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज लेड लो इन्वेस्टमेंट ऑफ द ग्रोथ, जो अपना पॉलिसीज़ ना होने की वजह से क्या हुआ कि ग्रोथ की उनकी ग्रोथ ना हो सकी, रिफॉर्म्स इन 1970 ब्रॉड गेन बट वर हिंडर्ड बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, 1970s में जो ग्रोथ इसकी हो रही थी, लेकिन जैसे ये आपस की लड़ाइयों की वजह से वो भी कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। दिस लेड टू एन इकोनॉमिक फोकस ऑन नॉन ट्रेडेबल हिंडरिंग ग्रोथ एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो जिसकी वजह से ये नॉन ट्रेडेबल में चले गए, अगर वो ट्रेडेबल में रहते तो वो ना होती। माइक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस शुड बी फिक्स, श्रीलंकाज इकोनॉमिक वोव्स स्टेम फ्रॉम वीक फिजिकल मैनेजमेंट थी यकीनन, ए डिक्लाइन इन रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स की वजह से भी रेवेन्यू में डिक्लाइन आया, जेनरस टैक्स एग्जाम्पशंस दो दे दी, टैक्स एग्जाम्पशन भी नहीं होनी चाहिए थी वो दी, उसकी भी वजह बनी, लेक ऑफ फ्लो थ्रू IMF प्रोग्राम ड्यू टू द पॉलिटिकल साइकिल्स, IMF के प्रोग्राम जो हम भी 23 प्रोग्राम कर चुके हैं वो भी ऐसे प्रोग्राम से, लेक ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी हमारी तरह बहुत बड़े थे और एक्सपेंडिचर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। पॉलिसी लेसन लर्न फ्रॉम श्रीलंका डिफ़ॉल्ट से पॉलिसी लेसन हम क्या लर्न कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीड टू बी एम्फेसाइज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उन पे एम्फेसाइज करना चाहिए, वो प्रॉपर होने चाहिए। ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट पुट अ स्ट्रेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड लीड टू एंटी एक्सपोर्ट बाइसिस, प्रमोशन ऑफ लीगल मीन्स ऑफ रेमिटेंस, लीगल मीन्स से रेमिटेंस आनी चाहिए ताकि उससे भी रिजर्व्स हमारे बढ़ें। फिक्सिंग द ट्रेड डेफिसिट जो है उसको भी फिक्स करना चाहिए, वो इंपोर्ट कम करनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। सेंट्रल बैंक शुड बी इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए सेंट्रल बैंक की। डेट स्ट्रक्चर जो है एम्फिसाइज ऑन द बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल इंस्टेड ऑफ इशूइंग स्वर्जन बॉन्ड्स की वजह भी ये इनकी ज़्यादा बनी कि उस पर इंटरेस्ट उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ा, तो उसकी वजह से बाईलेटरल और मल्टीलेटरल लोन्स की तरफ से रहना चाहिए। तो अब जो जिसके लिए ये सारी स्टडीज़ मैं कर रहा था वो कंपैरिजन विद पाकिस्तान का हम करें तो क्या है, बेटर डेट स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोविड 1990 पॉलिसीज़, टैक्स पॉलिसीज़ एंड IMF रिस्पॉन्स टुवर्ड पाकिस्तान। हमारे लिए बेहतर ये हो गया कि हमें एक तो डेट का स्ट्रक्चर बेहतर था हमारा, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी थे, कोविड 19 में हमारी पॉलिसीज़ अच्छी रहीं, इंडस्ट्री वगैरह हमने ना बंद की और चलते रहे, और टैक्स पॉलिसीज़ हमारी ठीक थी कि टैक्स भी वो कम नहीं किए। पाकिस्तान कैन मोस्ट लाइकली अवॉइड श्रीलंका लाइक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन, पाकिस्तान कर सकता है, अब भी वक्त है कि अगर जो उनकी गलतियां थी वो हम ना दोहराएं तो हम भी डिफ़ॉल्ट से इंशाल्लाह बच जाएंगे। ब्रिंगिंग इट फिजिकल एंड ट्रेड डेफिसिट और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना चाहिए। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इम्प्रूव टैक्स बेस इम्प्रूव होनी चाहिए, और एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सपोर्ट और टैक्स बेस, इस पे तवज्जो होनी चाहिए, इस पे नहीं हमारी तवज्जो, इस पे मैक्सिमम होना चाहिए। जो हम खर्चे फजूल के करते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हम सर्विसेज पे, गवर्नमेंट सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हम एग्जाम्पशंस बहुत दे रहे हैं, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स अंडर IMF फिर क्या हुई, अब चाहे इसने क्या, श्रीलंका ने स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स क्या की जिसकी वजह से स्टेबल होना शुरू हुआ। न्यू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF जो पाकिस्तान भी अभी ली उन्होंने, न्यू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ अरेंजमेंट फॉर श्रीलंका, द IMF ग्रांटेड अप्रूवल ऑफ $2.9 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट ऑन मार्च 2023 हुई, और 48 मंथ अरेंजमेंट ऑफरिंग अ पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी टू श्रीलंका गवर्नमेंट टू ब्लोस्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो इसको 48 मंथ दिए गए कि इसमें
4 साल में अपनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई लोन में, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके और बेहतरी कर सके। तो इस तरह से फिर स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स में टैक्स रिफॉर्म्स की गई, टैक्स रिफॉर्म बेहतर किया, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नो ऑफ द आर्मी ट्रूप्स को कम किया गया, रिफॉर्म्स इन एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की गई एंड एंटी करप्शन लॉज एंड इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस को बेहतर किया गया, एंटी करप्शन लॉज जो है बेहतर किए गए, करप्ट लोगों को जो है उनके लिए तंग किया गया उनको। दी प्लीज टू प्लीज द IMF श्रीलंका इज कटिंग ट्रूप्स नंबर। कंक्लूजन इसका क्या निकला, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। द श्रीलंका फेस द टास्क ऑफ यूजिंग द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। तो अब क्यों हुआ कि क्योंकि ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी बन गई, दो तरह के उसको डेफिसिट आ रहे थे, एक्सपेंडिचर जो बजट एक्सपेंडिचर का भी आ रहा था और फिजिकल भी डेफिसिट आ रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी डेफिसिट आ रहा था। तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम्स आई। टूवर्ड्स अ वाइब्रेंट ग्लोबली इंगेज इन इकोनॉमी कैपेबल ऑफ फोस्टरिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ, अचीविंग दिस entail established a suitable fiscal stance through reforms in the government revenue and expenditure में रिफॉर्म्स की जाए ताकि ट्विन डेफिसिट है उससे बचा जाए। एड्रेसिंग बाइसिस अगेंस्ट द ट्रेडेबल सेक्टर थ्रू कोऑर्डिनेशन मॉनिटरी एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड रिफॉर्म्स। तो ट्रेडेबल सेक्टर्स जो है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, कोऑर्डिनेशन मॉनिटरी और एक्सचेंज रेट और ट्रेड रिफॉर्म्स के थ्रू। तो अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं तो इसमें है डिमांडेड मैनेजमेंट क्या है, नीड फॉर टाइटर द मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को टाइटर किया जाए, डेफिसिट रिडक्शन थ्रू सुस्टेनिटी सादगी अपनाई जाए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेज, जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं लॉस दे रही हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, रीइंस्टेटिंग द सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस को किया जाए, ये पाकिस्तान के लिए भी रिकमेंडेशन है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फ्लोट किया जाए और एलिमिनेशन ऑफ प्रीमियम ऑन द ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट, तो ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट पे जो प्रीमियम है उसको एलिमिनेट किया जाए। डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाए एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, रीडायरेक्टेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज फ्राम डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट की तरफ आया जाए। तो ये हैं रेफरेंसेस जिनसे मैंने जो टोटल डाटा लिया और इनके मदद से मैंने साथ साथ हर स्लाइड में भी रेफरेंस दिया था और ये इसके रेफरेंस हैं। तो उम्मीद है कि कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक बड़ा बेनिफिशियल रहेगा फॉर पॉलिसी मेकर्स, फॉर गवर्नमेंट, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स और पॉपुलेशंस के लिए, कि लोग इसको समझें क्या है। आज मैंने जो आज का जो टॉपिक था जिस पे 2 वीडियोज़ हमारी बनी हैं वो ये है कि अगर जो श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट है उसकी क्या क्या रीज़न्स थी और किस किस तरह से वो डिफ़ॉल्ट में गए और फिर क्या रिवाइवल हो सकता था, कैसे हुआ और रिकमेंडेशन है। इसी तरह कल मैंने पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन IMF के बारे में बताया था, जो सिचुएशन मिल रही है श्रीलंका से, तो उसमें ये मैं पॉलिसी मेकर्स से कहूँगा कि जो बेहतरी की जा सकती है उसमें करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं और आपस की लड़ाइयों को छोड़ें और फिर जो प्रोडक्टिव आपके स्पेंडिंग्स हों एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, रिफॉर्म्स करें, करप्शन ख़त्म करें, उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्विंग हैं उनमें कम करें, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करें। तो इसी तरह से आपके जो दोनों डेफिसिट हैं उनसे बचें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी और एक्सपेंडिचर का भी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के लेक्चर सुनते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।